मुकेश अंबानी की इनकम का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक मुकेश अंबानी 1,92,00,000 रुपए कमा चुके होंगे। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट में 2 करोड़ रुपए। आजकल हर तरफ मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के चर्चे हैं, जिसमें दुनिया भर से मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज ने शिरकत की। दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स, क्रिकेटर्स और मूवी स्टार्स ने शिरकत करके शादी को 4 चांद लगा दिए। ये तो सब जानते हैं कि तमाम स्टार्स फ्री में नहीं बल्कि भारी पैसे लेकर आए हैं। सिर्फ जस्टिन बीबर की बात की जाए तो उन्होंने चंद मिनट की परफॉर्मेंस के 80 करोड़ इंडियन या 280 करोड़ पाकिस्तानी रुपए लिए हैं। अब यहाँ पर हर एक के जहन में यही सवाल उठता है कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी तो है, लेकिन उन्होंने इतना सारा पैसा कैसे कमाया? 10,370 अरब रुपए। क्या है इनकी कमाई का असल जरिया जो इनको पूरे एशिया का अमीर तरीन इंसान बनाता है? और सबसे बढ़कर, जब एक भाई सोने के पानी से नहा रहा है तो वहीं दूसरे भाई का दिवालिया क्यों निकला हुआ है? अर्ज़े वतन की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो चाहते हुए भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजर सकता जिसमें आप मुकेश अंबानी को कोई प्रॉफिट न दें। टेलीकॉम सेक्टर हो, पेट्रोलियम, क्रिकेट या रिटेल सेक्टर, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज हर जगह फैली हुई है और आपका दिन में मुकेश अंबानी के किसी ना किसी बिजनेस से वास्ता पड़ता ही है। लेकिन इस सब की शुरुआत मुकेश अंबानी ने खुद नहीं की, बल्कि इनके बाप धीरूभाई अंबानी ने की थी। 1950 में धीरूभाई अंबानी गुजरात से एक अच्छी जॉब के लिए यमन चले गए। उन्होंने 8 सालों तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में क्लर्क की नौकरी की और इस कारोबार को करीब से समझने की कोशिश की। 8 सालों बाद 1958 में वो इंडिया वापस आए और इस बार इनके पास एक बिजनेस आइडिया मौजूद था। दोस्तों, उन्होंने ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया जिसे रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन का नाम दिया गया। शुरुआत में ये आरसीसी कंपनी सिर्फ मसालों की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थी। वो इंडिया से मसाले खरीद कर उनको मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते थे। क्योंकि 8 साल तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से वाबस्ता रहने की वजह से धीरूभाई को इस चीज का काफी एक्सपीरियंस था, इसीलिए देखते ही देखते कामयाबी की सीढ़ियां उनके लिए आसान बनती गईं। लेकिन धीरूभाई कुछ और भी करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो चल ही रही है, अब क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कदम रखा जाए। 1966 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल के नाम से एक नई कंपनी लॉन्च कर दी। उस वक्त कॉटन इंडस्ट्री पर इंडियन सरकार की तरफ से काफी सख्ती थी, जिसकी वजह से पूरी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहरान रचा हुआ था। इसी दौरान धीरूभाई अंबानी ने कॉटन की बजाय सिंथेटिक टेक्सटाइल का इस्तेमाल शुरू कर दिया, यानी केमिकल प्रोसेस के जरिए कपड़े बनाए जाने लगे, जिससे न सिर्फ वो सरकार की पॉलिसी से बच गए बल्कि कपड़े सस्ते होने की वजह से मार्केट में ज्यादा फेमस भी हो रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़ती गई और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और आम पब्लिक भी इसमें इन्वेस्ट करने लगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज इतनी कामयाबी हासिल कर चुकी थी कि 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल स्पॉन्सर भी रिलायंस के पास ही था। अब यहाँ पर एक चैलेंज ये था कि धीरूभाई को टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाने के लिए पेट्रोकेमिकल दूसरी कंपनी से खरीदने पड़ते थे, इसीलिए उन्होंने अपना पेट्रोकेमिकल बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा कर लिया। इस तरह रिलायंस पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी उन्होंने कदम जमा लिए। नाज़रीन, 1986 में जब धीरूभाई अंबानी बीमार हुए तो उनके दोनों बेटे अनिल और मुकेश अंबानी बिजनेस में उनकी हेल्प करने लगे और जब तक धीरूभाई अंबानी जिंदा रहे दोनों बेटे उनके नीचे मिलकर काम करते थे। मगर 2002 में जब धीरूभाई की मौत हुई तो एक नया डिस्प्यूट सामने आ गया। अपनी मौत से पहले धीरूभाई अंबानी ने अपनी जायदाद की तकसीम यानी इसकी डिवीजन के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो अब उनके जाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंट्रोल कौन संभालेगा? इसी सिलसिले में रिलायंस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग कॉल की गई और इसमें फैसला हुआ कि ज्यादा कंट्रोल मुकेश अंबानी को दिया जाएगा। और यहीं से दोनों भाइयों के दरमियान दरार पड़ गई। दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे से बातचीत खत्म कर दी। लेकिन उनकी मां से यह सब नहीं देखा गया। उन्होंने फैसला किया कि दोनों भाई बिजनेस को आधा आधा तकसीम कर लें और अपना अपना काम करें। इसी तरह 2005 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2 भाइयों में तकसीम कर दिया। रिलायंस ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग मुकेश अंबानी के हिस्से में आई और रिलायंस एनर्जी, टेलीकॉम और रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी को मिली। इस तरह ये प्रॉब्लम तो हल हो गई, मगर दोनों भाइयों के दरमियान इख्तलाफात फिर भी चलते रहे और कई बार ये मामला कोर्ट तक भी जा पहुंचे। मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से के बिजनेस को बड़ी मेहनत करके बढ़ाना शुरू कर दिया और इनके हिस्से में जो जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी आई थी उन्होंने इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाकर इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंस्टॉल करके इसे दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी बना दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस इंडस्ट्री में एक और नई रिफाइनरी को शामिल करके रिलायंस पेट्रोलियम का प्रॉफिट मजीद बढ़ा दिया।
इसके बाद मुकेश अंबानी ने रिटेल इंडस्ट्री में भी कदम रख दिया, जिसके चलते भारत में एक इनकलाब बर्पा हुआ और पूरे इंडिया में स्मार्ट बाजार के नाम से डिस्काउंटेड स्टोर और सुपरमार्ट्स खोले गए, जहां कंज्यूमर को तमाम आइटम डिस्काउंटेड रेट पर एक ही जगह पर मिल जाया करती थी। नाज़रीन, 2008 में जब क्रिकेट की सबसे बड़ी इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ तो मुकेश अंबानी इसमें भी कूद पड़े। आईपीएल की सबसे महंगी टीम मुंबई इंडियंस को खरीद लिया। ये टीम अगले कई सालों तक आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम रही। यहाँ तक कि जब कोरोना के दिनों में खाली स्टेडियम में मैच करवाए गए तब भी मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड प्रॉफिट जनरेट किया। 2016 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा और ये कदम इतना भारी था जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के दूसरे कंपटीटर्स को कुचलने वाला था। जियो के नाम से उन्होंने एक मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया जिसमें कॉल, डेटा और मैसेजेस को पब्लिक के लिए फ्री कर दिया गया। लोगों ने दूसरे नेटवर्क्स छोड़कर धड़ाधड़ जियो की सिम खरीदना शुरू कर दी क्योंकि यहाँ सब कुछ फ्री मिल रहा था। देखते ही देखते जियो के यूजर्स 450 मिलियन तक पहुंच गए और जियो ने जब 5G नेटवर्क लॉन्च किया तो यूजर्स की तादाद मजीद बढ़ गई। ये नेटवर्क अब 6G टेक्नोलॉजी पर भी दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। नाजरीन, 2024 में मुकेश अंबानी ने इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बनाने का भी ऐलान कर दिया, जिसके लिए उन्होंने अमेरिकी एंटरटेनमेंट जायंट डिज्नी के साथ $8.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। और इसी तरह भारत में हर सेक्टर पर किसी न किसी तरह मुकेश अंबानी जरूर असरअंदाज होते हैं। आज मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $122 बिलियन से भी ज्यादा है। इस हिसाब से ये दुनिया के 11वें अमीर तरीन शख्स हैं। अगर इस लिस्ट में से अमेरिकन बिलियनियर्स का नाम हटा दिया जाए तो मुकेश अंबानी पूरी दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स कहलाए जाएंगे। अब जाहिर है जब पैसे की रेल पेल इतनी ज्यादा हो तो खर्चे भी फिर इसी हिसाब से होते हैं। मुंबई में मौजूद मुकेश अंबानी का घर, जिसे अंतालिया कहा जाता है, बहुत फेमस है। ये एक 27 फ्लोर की बिल्डिंग है जो 37,000 स्क्वायर मीटर पर मुश्तमिल है। इसके अंदर मंदिर, सैलून, स्पा, थिएटर, जिम और हेलीपैड वगैरह सब कुछ मौजूद है। नाज़रीन, हाल ही में अनंत अंबानी की होने वाली शादी तो आपको याद ही होगी। एक अंदाजे के मुताबिक मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़, हकीकत ये है कि जिसके पास 10,370 अरब रुपए की वर्थ हो तो इसमें से 50-100 अरब निकालना ऐसे ही है जैसे जंगल में से 2-4 दरख्त काट देना। मगर असल फिगर शायद कभी किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, एक तरफ मुकेश अंबानी के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन दूसरी जानिब उनके छोटे भाई अनिल अंबानी हैं, जिनको वालिद की जायदाद का आधा हिस्सा मिला, लेकिन आज इनका दिवालिया निकला हुआ है। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें।